बोर्ड का रिजल्ट आएगा और यही सोचते रह जाओगे मेरे क्लास के टॉपर के 95% मार्क्स कैसे हैं और मेरे 65 ही क्यों रह गए। मैंने भी 8 घंटे पढ़ाई करी थी, मैंने भी अपनी नींदें खराब करी थी, मैंने भी ट्रिप्स कैंसिल करी थी, फिर मेरे ही 65 क्यों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी बात होगी कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनके प्रेजेंट करने का सही तरीका क्या होता है, उनके डायग्राम कैसे बनते हैं और वो किन क्वेश्चन को कितना टाइम देते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो 50% आते हैं आपके एग्जाम में। कितने बेटा? 50%। यानी अगर 80 मार्क्स का एग्जाम होगा तो आपके 40 मार्क्स जो होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? तो अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो ये एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। लेकिन पिछले साल सीबीएसई ने अपना रूल बदल दिया और बदल करके क्या कर दिया है, बोला है कि बेटा जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो होंगे तो छोटे, होंगे तो ऑब्जेक्टिव की तरह, लेकिन आपको वो ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन नहीं देंगे। यानी वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे लेकिन 1 मार्क्स के ही होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं। 4 मार्क्स में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का होगा और तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ अब 2 ही तरह के बचे हुए हैं, वो है बेटा एमसीक्यू और असर्शन रीजन। एमसीक्यू जो है वो टोटल साइंस के पेपर की अगर बात करूं तो 16 आएंगे, लेकिन मैथ्स के पेपर में 18 आते हैं, तो लगभग आप 16 से 18 मान सकते हैं। और बचे हुए साइंस के पेपर में 4 आएंगे और मैथ्स के पेपर में 2 एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में, 2 असर्शन रीजन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब मेन बात आती है सर इनको करें कैसे, कितना टाइम दिया जाए? तो इनको टाइम देने के लिए सिर्फ आपको 102 मिनट का ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा आप इन्हें टाइम नहीं दे सकते। अगर आपने 1 से 2 मिनट से ज़्यादा बेटा इन्हें टाइम दे दिया तो फिर आपको लास्ट में प्रॉब्लम होगी। उस समय तो बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको करने के लिए आपके पास लगभग से 10 से लेकर के 12 मिनट का समय होना चाहिए और ये टाइम धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा यदि आपने इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर एमसीक्यू में अगर आप अनश्योर हैं, आपको शक है ना, शक की कोई बीमारी नहीं, अगर आपको शक है कि सर मैं इन क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता हूं, तो आपको क्या करना है, रूल ऑफ एलिमिनेशन का यूज करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं उनमें आप एक एक ऑप्शन को देखो, जो आपको ऑप्शन गलत लगे उन्हें टिक करते चलो कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जो एक आपको ज्यादा सही लगे वही आपका आंसर हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, रूल ऑफ एलिमिनेशन का यूज करना है और तब आंसर तक पहुंचना है। फिर सबसे बड़ी बात आती है कि असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या करना है, आपको ईच स्टेटमेंट यानी हर स्टेटमेंट को इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखना है, यानी उसे अपने पर्सपेक्टिव से बेटा देखना है और देख करके ये बताना है कि जो लाइन लिखी है या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। आपको नतीजे तक जरूर पहुंचना है, ट्रू या फॉल्स, और उसके बाद चेक करना है कि जो आपको रीजन दिया है वो असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तब जाके आप चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को टिक करने के पास पहुंच पाएंगे। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अब बात आती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पहले तो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएंगे। 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के जो है वो 7 क्वेश्चन आते हैं, यानी ओवरऑल 33 मार्क्स के जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले। और ऑल आंसर द क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो बुलेट्स में या तो पॉइंट वाइज आप आंसर लिख सकते हैं। बुलेट्स में यानी आप इनको ऐसे बुलेट्स बनाइए और एक एक पॉइंट लिखिए या 1 2 3 करके लिखोगे, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर रीडेबल होगा, पढ़ने में बहुत आसान लगेगा, कम शब्दों में अच्छा लिखा होगा। और जब चीज़ों में सेपरेशन होता है, जब चीज़ों में सेपरेशन होता है, अलग अलग होती हैं चीज़ें, तो उन्हें पढ़ने में भी आपको अच्छा लगता है। एक पैराग्राफ आपको पढ़ने को बोला जाए और 5 पॉइंट्स पढ़ने को बोला जाए तो आप 5 पॉइंट्स पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, भले ही वो पैराग्राफ क्यों ना छोटा हो। तो ध्यान रखना, सारे आंसर को आप कोशिश करें कि पॉइंट्स में लिखें। जो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जो 1 लाइन 2 लाइन के हैं, उनकी बात कुछ नहीं कर सकते।
मेक श्योर यू अंडरलाइन द की पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स होंगे उन्हें क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या उन्हें अलग पेन से लिख सकते हैं। इट इजी फॉर पेपर चेकर अंडरस्टैंड योर आंसर, इससे दो फायदे होंगे। पहला, जो आपका चेकर होगा उसको पढ़ने में आसानी होगी, और देखो जितना सुख आपने दे दिया आपके एग्जामिनर को, चेक करने वाले को, चेकर को, जितना उसे आपने मजे दे दिए उतने ही अच्छे हो आप उसके लिए, क्योंकि उसको जल्दी कॉपी चेक करनी है और उसे अपनी मेहनत करनी है, उसे अपने पैसे उठाने हैं। तो आप उसे बिल्कुल खाना परोस के दो, एक कटोरी में पनीर रखो, दूसरे में रायता रखो, तीसरे में मटन रखो, बिरयानी रखो, रोटी रखो, चावल रखो, चावल नहीं रखने पुलाव रखने, पुलाव रखो, और उसी के साथ आखिरी में एक गुलाब जामुन रखो, तो वो बिल्कुल फरा फरा खाना चाहता है। तो उसी तरह से की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। अब इससे एक फायदा और, कि आपने जो की पॉइंट्स लिखे हैं उनको आपने अंडरलाइन कर रखा है। अब एग्जामिनर जो होगा वो जैसे ही कॉपी चेक करेगा ना, वैसे ही वो देखेगा, क्या देखेगा कि ये की पॉइंट्स जो है बच्चे ने मेंशन किया है, तो पूरे आंसर का अगर वो सार होगा, पूरे आंसर से वो वर्ड कनेक्ट होगा, तो उसे लगेगा नहीं बच्चे को कुछ आता है, वो आपके लिए और पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। आपके नंबर काटने में वो झिझकेगा, आपको नंबर एक्स्ट्रा ही दे करके जाएगा, कम नहीं देगा जितना होगा, और जो गलती आपने करी होगी उसे नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि उसका फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, आपके की पॉइंट्स पर शिफ्ट हो गया है। फिर उसके बाद एडिंग डायग्राम, अगर आपको लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम, एग्जाम्पल, रिएक्शंस आपको ऐड करने की जरूरत है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, तो आप उसको कर करके और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। प्रेजेंट करने का तरीका मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि अगर एक थाली में आपको दाल, चावल, रोटी और एक सब्जी और अचार लगा करके दे दिया जाए, और एक थाली में आपको क्या कर दिया जाए, चावल रख दें, उसी में रोटी डाल दें, उसी में सब्जी डाल दें, उसी में क्या कहते हैं रसगुल्ला डाल दें, उसी में सब कुछ डाल दें, रायता डाल दें, और बढ़िया बढ़िया चीज़ों सारी एक साथ ऐसे मिलाओ, और क्या तो रोटी चावल ये सब एक साथ है, पनीर की सब्जी ये लो खा लो, तो आप वो पनीर की सब्जी खाना प्रीफर ही नहीं करेंगे। आप क्या, आप दाल चावल रोटी जो साधारण भोजन होगा वो खाएंगे, क्योंकि वो परोसा बहुत अच्छे से गया है। तो आपका प्रेजेंट करने का तरीका जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा क्या कहते हैं आपके लिए मार्क्स आएंगे, उतना ही अच्छा आपको एग्जामिनर देखेगा। तो याद रखना है कि प्रेजेंट करने का तरीका बहुत मैटर करता है। कब आप 65-70-80% से कब आप 90-95% वाले बन जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो ये 5 मार्क्स के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 4 मार्क्स में केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एवरी क्वेश्चन एंड दियर पार्ट्स रीड केयरफुली आंसर देम बाय वन। इन क्वेश्चन भाई 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो पक्का है कि पार्ट्स में होंगे, एक पार्ट हो सकता है, दो हो सकता है, एक नहीं सॉरी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन्हें केयरफुली पढ़ना है। नहीं समझ आ रहा है 2 बार पढ़ो तब समझ में आएगा, 3 बार पढ़ो, जब जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को रीड करेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ आएगा। फिर उसके बाद इनके जब आंसर करो ना एक एक करो, लगे कि अगर देखो मान लो अगर क्वेश्चन में पेपर में क्या हो, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो लिखो क्वेश्चन नंबर 5, इसके 3 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट आपको ऐसे करना है। फिर यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी लिख दो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ लिख दो सेकंड पार्ट। ऐसे लिखोगे ना आपका एक तो पेज भी भरेगा, लगेगा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरह किया है, दूसरा वो जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्या होगा कि उसको पता होगा ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, ज़्यादा झंझटबाजी ही नहीं। जितनी कम मेहनत आप चेकर से करवाएंगे उतना अच्छा होगा आपके मार्क्स के लिए। तो आप समझ लो कि कैसे आपको करना है। फिर उसके बाद प्रोवाइड मोर देन 5 पॉइंट्स। जब कभी 5 मार्क्स में क्वेश्चन होगा तो कम से कम आपको 5 पॉइंट्स होने चाहिए। फ्लो चार्ट बनाना इन द केस ऑफ लेस टाइम। कभी ऐसा हो रहा कि अब आखिरी का टाइम है, अब बिल्कुल झंझटबाजी हो रही है, तो अब क्या करें, अब ये क्वेश्चन तुम्हें आता तो है लेकिन अब इसे जल्दी से लिख नहीं सकते, तब आप फ्लो चार्ट बना करके आएंगे। फ्लो चार्ट बनाएंगे कि नहीं सर ऐसा ऐसा है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो अब फ्लो चार्ट जो है वो एक अलग प्रेजेंट होगा। वो आपके लिए क्या होगा, आपने उस छोटे से फ्लो चार्ट में उस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद फॉर
करेक्टर्स एंड फीचर्स, कम से कम 5 करेक्टर या 5 पॉइंट्स तो लिख रहे होंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर होगा। रिलेटेड द क्वेश्चन स्कोर फुल मार्क्स, अगर ऐसे क्वेश्चन में आप फुल मार्क्स क्या करना चाहते हैं बेटा, स्कोर करना चाहते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे फिर आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो, आप इसे अगर इन तरह से करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब बात आती है सर किसको कितना टाइम दें, तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स को आप टाइम देंगे 5 से लेकर के 8 मिनट का, 5 से 8 मिनट का आप 2 मार्क्स को टाइम देंगे, 2 और 3 मार्क्स को। और जो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इनको टाइम देंगे आप 8 से लेकर के 12 मिनट का। और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बता दिया है कि सिर्फ आपको 1 मिनट या 2 मिनट का ही टाइम देना है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे करना है। और इसी तरह की हम लोग आपके लिए बराबर स्ट्रेटेजी वीडियो ला रहे हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे हो जाएं। तो हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू।